सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक से मुसलमानों की याद क्यों आई। आप शाहनवाज हुसैन ब्रेक के पहले थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई डिस्कशन में, लेकिन मैं चाहता हूं ठंडे से कि भाई ये क्या कोई ऐसा पश्चाताप है, ये कोई डर है जो बार बार निकल के ये बात सामने आती है प्रधानमंत्री के अलग अलग मौक़ों पर कि भाई मुसलमान छूट रहे हैं क्या, या मुसलमान हाथ में आ नहीं रहे हैं क्या है? रोहित जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देश जानता है कि प्रधानमंत्री पहले दिन से सबका साथ सबके विकास में यकीन रखते हैं, और प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है वो साफ तौर पे उसी लाइन पे कहा है कि मैंने पहले कह दिया कि वो दीनदयाल जी को कोट करते हुए ये बात कही और कहा हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। दूसरी दिक्कत ये है कि इस देश के मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं, उनकी चिंता करने में कांग्रेस से परमिशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है। वो भी जो इस देश के लोग हैं उनकी फ़िक्र करना, उनके बारे में चिंता करना। अब वो दिक्कत ये है कि बोलो तो बगावत, न बोलो तो बगावत। कई बार लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बोलते नहीं, इतनी बड़ी आबादी के लिए चिंता नहीं करते, और प्रधानमंत्री ने पूरे देश से अपील की कि मुसलमानों को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए, देश के नागरिक की तरह देखना चाहिए। वोट बैंक जो कांग्रेस बना के रखी हुई है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोज़गार है, तो जिन लोगों ने ज़्यादा हुकूमत किया है वही ज़िम्मेदार उसके लिए हैं। हम लोग तो आज हुकूमत में हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और दिक्कत यह है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो की गई है। मुसलमानों को आज़ादी के बाद जो मुसलमान बंटवारे को कबूल किया वो हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए थे। जो हिंदुस्तान में रह गए उन्होंने तो तय किया कि यह मादरे वतन है, जननी मातृभूमि है, जिंदा हैं तो यहीं और मरेंगे तो मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। उनकी देशभक्ति रोहित सरदाना का जितना मुल्क है उतना ही शाहनवाज हुसैन का भी मुल्क है। हमें न एहसास कमतरी है न एहसास बढ़तरी है, ये हमारा देश है। और हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि हमको सबको एक चश्मे से देखना है, सबको बराबरी से देखना है, और जिन लोगों की सोच है कोई और बयान दे देता है तो मोदी जी पे चिपका दिया जाता है, बीजेपी पे चिपका दिया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अगर दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे, जो हमारे पार्टी के जिन्होंने नीति बनाई, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन बनाया, एकात्म मानव दर्शन में उन्होंने कहा समाज के अंतिम पादान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता करना, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी वही तो कर रहे हैं। ठीक है। समाज के अंतिम पादान पर किसने खड़ा कर दिया? मुसलमानों को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। अगर मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोट करता हूं, अफजल साहब समझेंगे कि अगर सच्चर कमेटी ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान करीब है, बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ा है, बेरोजगार है और दलित से भी पीछे चला गया, तो आज दीनदयाल जी की जो एकात्म मानव दर्शन की नीति है, जो अंत्योदय की, अंत्योदय क्या है? हिंदी में शब्द है, मैं उसको बता देता हूँ कि समाज जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, तो अंतिम पंक्ति में तो माशाअल्लाह कांग्रेस के नेता अपनी इतनी तारीफ करते हैं कि साहब हमने बहुत कर दिया। आज़ादी के वक्त मुसलमानों को यही कह के कहा हमें वोट दो अगर चैन से रहना है हिंदुस्तान में, ठीक है। और वो वोट देते रहे, बदले में कुछ मिला नहीं। कभी ईद बकरीद पे मिल लेते थे या चुनाव के वक्त में मिल लेते थे, उसके बाद मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं हुई। ठीक। हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमें हिंदू हो या मुसलमान सब पर हक है, भारत का नागरिक है वो, और अगर प्रधानमंत्री उसकी फिक्र करते हैं तो उसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। बल्कि मैं तो समझ रहा था कि अफजल साहब सिर्फ कांग्रेस के नेता तो नहीं है, अफजल साहब एक पत्रकार भी हैं, एक बड़ी अखबार चलाते हैं, तो आज तो वो ज़रूर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा बयान है। चलिए मैं पूछ लेता हूं उनसे। देखिए, अगर इसका भी स्वागत आप नहीं करेंगे तो आप कई बार कहते हैं प्रधानमंत्री अखलाक पे चुप क्यों रहे, वहां क्यों नहीं बोला, इस पर खामोश क्यों रहे। तो हम लोग तो कम से कम आपके चैनल पर 10 डिबेट कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री मुसलमान पे बोल क्यों नहीं रहे। ठीक है। अच्छा, बोल रहे हैं उस पर भी डिबेट हो रही है। बोला क्यों? क्योंकि इसका पेटेंट कांग्रेस के पास है। सर मेरा सवाल ये है, मीम अफजल साहब, आप और शाहनवाज हुसैन और यहाँ प्रोफेसर साहब मेरे साथ बैठे हैं, तीनों आप इस बात को कबूल करते हैं ना, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं कि भाई मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान सरकारी अफसरी में 3% है मात्र, मुसलमान के बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट हैं, मुसलमान टेक्निकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पीछे है, तो सर कोई जिम्मेदारी लेगा उसकी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बात सही है, है, दिन हुकूमत में रहेगा वही न लेगा, तो फिर मुसलमानों पर और कांग्रेस पर
तुष्टीकरण का आरोप क्यों लगाया जाता है? तुष्टीकरण के नतीजे में सब कुछ हुआ है क्या ये? मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ तुष्टीकरण की बात करते रहते हैं, और वो कौन है? शाहनवाज साहब, वो आपकी पार्टी है, वो सिन्हा साहब की सोच के लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया है और हिंदू उनकी वजह से त्रस्त हो रहा है, पीछे चला गया। आप आज बात कर रहे हो मुसलमानों के वोट बैंक की। मैं तो मानता ही नहीं कोई मुसलमान को वोट बैंक है, और जो मुसलमान को वोट बैंक कहता है वो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, मैं आपको बता दूं। और जो उसको समझता है वो उससे बड़ा दुश्मन है। मैं अपनी पार्टी के अंदर भी इस बात को कहता हूं, और आज भरे हुए टेलीविज़न पर कह रहा हूं कि जो मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति समझता है या वोट बैंक समझता है, वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और कांग्रेस पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाना इसलिए गलत है कि पाकिस्तान बनने के बाद कांग्रेस ने इस बात को समझा कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी इतने मुसलमान रहते हैं जो दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। इसीलिए इस हिंदुस्तान की आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला तो ज़रा करके देखिए, वो लोग कहाँ पहुँच गए धर्म की राजनीति करते करते, और आज हम कहाँ चले गए डेमोक्रेसी के साए में। आज अगर आप आर.के. सिन्हा साहब, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप हिस्ट्री बहुत कोट करते हैं, हिस्ट्री के बाद भी कुछ कोट किया कीजिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सोच 90 साल से जो है वो इस देश में किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन 90 साल तक आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। और आज़ादी के बाद, वरना तो आप अगर इतने बड़े देशभक्त थे तो 47 में तो आपकी सरकार बननी चाहिए थी, कांग्रेस को तो आना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि आपने देशभक्ति का राग सुनाया सबको, और बाकी सब लोगों को आपने मातूब किया, माइनॉरिटीज़ को। मैंने बताया, गुरु गोलवालकर जी ने कहा कि इस देश में अंग्रेज़ों से मत लड़ो हिंदुओं, आपको सबसे पहले अंदरूनी दुश्मन से लड़ना है। और अंदरूनी दुश्मन 3 बताए उन्होंने, मुसलमान बनाया, उन्होंने क्रिश्चियंस को बताया और कम्युनिस्टों को बताया। आज तक आप तीनों से लड़ रहे हो। माफ़ कीजिएगा, आप जो बातें करते हो, माफ़ कीजिए, सिर्फ बांटने की राजनीति करते हो। आपने आज जो बातें कही हैं वो मोदी जी ने पल जो कहा है, आपने उसको सबको मलियामेट कर दिया। अगर मोदी जी के दिमाग में कहीं आया भी होगा तो आप उन्हें कभी सीधी बात करने नहीं दोगे, मैं आपको बता दूं। और मैं शाहनवाज साहब से पूछना चाहता हूं, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के बाद, आज आपकी सरकार को 2.5 साल हो गए, 2.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी को मुसलमान लफ्ज कैसे याद आया? क्या अगली बार वो 5 साल पूरे होने पर बात करेंगे? और आप एक्शन क्या ले रहे हो? आपने कहा कि आखिरी पायदान पर बैठा हुआ आदमी जो है उसकी फिक्र करने की जरूरत है। आज आप दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर यह बात कह रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया, मजबूरी थी क्या? इससे पहले उनको किसी ने रोका था? बोलते प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं आज प्रधानमंत्री कहें कि मैं सोचता हूं ऐसा, मैं सोचता हूं कि मुसलमान के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं सोचता हूं कि उसको आखिरी पायदान पर अगर वो है तो उसको, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो, उसके साथ गिरना नहीं होनी चाहिए, उसका असर ज्यादा होता। दीनदयाल उपाध्याय के पीछे इसीलिए उनको शील्ड बना करके बात करने की जरूरत है। राकेश जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात। प्रधानमंत्री शायद डरते हैं। सरकार आई है, अफजल साहब, आप लोगों ने तो अफजल साहब डरा दिया। साहब, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी अफजल साहब, आपने बहुत से सवाल उठाए हैं, रहना मुश्किल हो जाएगा। आज देखिए विमर्श जो होता है मुसलमान अमन अमान के साथ रह रहा है। शाहनवाज जी, मैं इनको जवाब दे दूं। शाहनवाज जी, मैं जरा इनको जवाब दे दूं। पहली वक्त नहीं बोला, शाहनवाज जी बोला है। शाहनवाज जी थोड़ा, शाहनवाज साहब थोड़ा सा चुप हो जाइए, मैं इनको जवाब दे देता हूं। अफजल साहब ने बहुत सवाल उठाए हैं। उनको इसी देश में रहना है। अरे देश छोड़िए ना, देश से कौन बाहर जा रहा है? पहले जवाब सुन लीजिए। आपने 2-3 सवाल उठाए, मैं एक जवाब दे दूं। पहली बात मैं जवाब दे दूं, प्रधानमंत्री, आपके लोग भेजते रहते हैं। अरे सुन तो लीजिए, आपके जवाब तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी कहते हैं आपके लोग। सुन तो लीजिए, आपने एक सवाल उठाया, प्रधानमंत्री ने मुसलमान शब्द का आप मानते हो मुझे पाकिस्तानी? अरे भाई आप सुन तो लीजिए, 2.5 साल में आप मानते हो मुझे पाकिस्तानी? अरे भाई आप हिंदुस्तानी हमसे ज्यादा देशभक्त है, मैं कह रहा हूँ आपसे। अरे राकेश जी, आप मुझे पाकिस्तानी मानते हो? अरे ये क्या फालतू का सवाल? अफजल साहब, ये फालतू, आप जवाब सुनिए मेरा। मीम अफजल साहब, आपको भी राकेश सिन्हा सर्टिफिकेट चाहिए क्या देशभक्ति का? अब जब मैं जवाब दे दूं, प्लीज मैं जवाब दे, सुन लीजिए, शांति बना, आप जवाब दें उनके सवालों को। देखिए एक जवाब बोलिए कि प्रधानमंत्री ने 2.5 साल एक्सपोजर कर रहा हूं, कभी नहीं बोलेंगे। अरे सुन लीजिए, जब ISIS का सवाल उठा तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान का सभी मुसलमान, एक मुसलमान देशभक्त है, ISIS के चक्कर में नहीं आएगा। आप भूलिए मत इस स्टेटमेंट को।
और पूरा देश ने स्वागत किया। कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा कि पहली बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये आपने प्रधानमंत्री कहा कि मुसलमानों को कौन मंडी बना दिया, और जो तुष्टीकरण की बात करते हैं मुसलमानों के दुश्मन हैं। एंटोनी कमेटी ने क्या कहा बता दीजिए। एंटोनी कमेटी आपकी सोनिया गांधी के द्वारा फॉर्म कमेटी थी चुनाव हारने के बाद। और वो सार्वजनिक जितनी बातें सार्वजनिक हुई है उसमें यही है कि हमने अपने आप को एक कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई किया है, तुष्टीकरण किया है, इसलिए हमारी ये हालत हुई है। दो, तो पहले तो अपने पार्टी के रिपोर्ट को आप पढ़िए दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले। तीसरी बात, आपने श्री गुरु गोलवलकर का कहा थ्रेट का, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उस कॉन्टेक्स्ट में आज भी कह रहा हूं। माओइस्ट कम्युनिस्टों का फॉर्मल थ्रेट है, ISIS थ्रेट है, और तीसरा मिशनरी थ्रेट है जो इस देश में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आज भी मैं कहता हूं दीज आर द इंटरनल थ्रेट्स। समय और संदर्भ के अनुसार इंटरनल थ्रेट्स बदलता है। 47 से पहले मुस्लिम लीग हुआ जो इंटरनल थ्रेट था कि नहीं? आप बताइए, मुस्लिम जिन्ना थ्रेट था कि नहीं देश पर? आप मतलब सवाल बताइए, जिन्ना हुआ थ्रेट और नेशनल इंटीग्रिटी। आप जिन्ना की निंदा कीजिए। जिन्ना ने श्री गुरु जी ने जिन्ना को थ्रेट कहा तो क्या गलत कहा? मुस्लिम लीग को थ्रेट कहा तो क्या गलत कहा? औपनिवेशिक मिशनरी को थ्रेट कहा तो और आज भी तेलंगाना में जो कम्युनिस्ट कर रहे थे, तेलंगाना में कम्युनिस्ट जो 48 में कर रहे थे, 49 में कर रहे थे, वो इंटरनल थ्रेट्स थे। उसको पटेल भी इंटरनल थ्रेट्स मानते थे। तो आप इसको जनरलाइजेशन मत कीजिए। मैं और एक और अंतिम बात, मैं अंतिम, रोहित जी छोटा, आप 24 अगस्त 1972 का मदरलैंड तीन मूर्ति में अवेलेबल है, पढ़ लीजिए। आपके ही पार्टी के सलमान खुर्शीद ने कहा आई बो गुरु गोलवलकर, क्यों? गुरु गोलवलकर ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि नेचर अवॉर्ड्स यूनिफॉर्मिटी। हम यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहते यूरोप की तरह, हम चाहते सभी तरह की जीवन पद्धतियां हो। इस पर रेडियंस ने कवर स्टोरी छापा, आप उस गोलवलकर को निंदा कर रहे हैं। अरे पढ़िए तो, इतिहास गाइड करता है। 20 साल पुराना कोई 400 पुराना इतिहास नहीं है। गुरु गोलवलकर जी ने गौ के बारे में, गाय के बारे में जो लिखा है वो भी बताइए ना देश को। अरे आप आइए डिबेट कीजिए श्री गुरु जी पर। श्री गुरु जी ने एक शब्द नहीं कहा। ऐसा पैट्रियट, ऐसा भारतीय एक भी पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। सर अजय, ये देखिए कि आज गुरु जी पे डिबेट है या प्रधानमंत्री के बयान पे डिबेट है? यही सवाल था। ये अफजल साहब गुरु गोलवलकर पे डिबेट क्यों चाहते हैं? सर आप अगर चाहते हैं कि गुरु गोलवलकर जी पे डिबेट हो, अलग दिन कीजिए। आज तो स्वागत कीजिए कि प्रधानमंत्री ने एक अच्छा बयान दिया है कि आज की आरएसएस और पुरानी आरएसएस में समानता दिखाई दे रही है। सर आपको सर मौजूदा दौर में, आप कह रहे हैं राकेश सिन्हा आपको पाकिस्तानी नहीं माने, दिखाई दे रही है। सर आज के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी के रहमो करम पे नहीं है। सर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल ये है प्रोफेसर साहब, अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, ये आपका भी मुल्क है। शाहनवाज जी, ये तो कहीं बहस है ही नहीं ना कि किसी का मुल्क है या नहीं है। ये तो कहीं बहस है ही नहीं आज की तारीख में कि भाई आपका मुल्क है या मेरा मुल्क है। सब लोगों का देश है ना, ये सबसे मिलकर ही बना है, उन्हीं लोगों से बनता है देश तो जो उसमें रहते हैं। अब प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये है कि पढ़ा लिखा मुसलमान जो आज की तारीख में आगे बढ़ना चाहता है, जिंदगी में नौकरी करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी मुहैया कराना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग, अच्छी कॉलेजिंग दिलाना चाहता है, अच्छी नौकरियों में उनको भर्ती कराना चाहता है, वो इन सब बातों पर पढ़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जो अच्छा मुसलमान है वो सिर्फ यही देखता है कि मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा किस प्रकार हो और किस तरह से मेरे बच्चों का डेवलपमेंट हो। और मुझे लगता है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ के या फाइट करके जो बोलती हैं, उसका दूर दूर से ताल्लुक़ मुसलमान के डेवलपमेंट से नहीं है। मुसलमान का डेवलपमेंट है कि वो अपनी शिक्षा अच्छी करे। और जहाँ तक बात है कि अभी भी मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ख़ासतौर से एजुकेशन फील्ड में, उसके लिए कुछ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ सरकारें भी रिस्पॉन्सिबल रहीं कि इसके बावजूद के कमीशंस की रिपोर्ट आती रही हैं और उसको मेरे ख्याल से नज़रअंदाज किया गया और उसको मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं किया गया। तो अगर कोई कम्युनिटी पिछड़ी हुई है तो ये मेरे ख्याल से हर सरकार का कर्तव्य है कि उस कम्युनिटी के लिए किस तरह से वो रास्ते खोले, उसके एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। और आज का जो एक आम मुसलमान है वो यही चाहता है कि उसका डेवलपमेंट किस तरह से। सर, प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि हम बजट में प्रावधान करना चाहते हैं, मदरसे के बच्चे के हाथ में भी कंप्यूटर हो, 500 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में दखल देना चाहते हैं लोग, तो उसका भगवाकरण करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे लगता है कि मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी, अगर वो रिलीजियस एजुकेशन ले रहा है, उसके साथ साथ उसका मॉडर्न एजुकेशन ले रहा
रहा है तो मुझे लगता है कि किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और उसी से उसका डेवलपमेंट है। अगर वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेगा और सिर्फ कन्फाइन करेगा अपने रिलीजियस में, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो पाएगा और उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये तो कम्युनिटी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह मॉडर्न एजुकेशन लेके हमें मेन स्ट्रीम में आगे आना है, ताकि हम एक हिंदुस्तान और सब लोग एक साथ रह सकें, सब लोग एक बराबरी के साथ रह सकें और उसमें कोई फ़र्क ना हो, इक्वालिटी हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि समय खत्म हो गया। मीम अफजल, आप हाथ उठा रहे हैं, 30 सेकंड में अगर आप कंप्लीट कर पाए तो। नहीं, मैं इसी का जवाब दूंगा जो प्रोफेसर साहब ने कहा। मैं एक समझता हूं कि बहुत ज़बरदस्त तब्दीली मुस्लिम कम्युनिटी में भी आई है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आज से 25-30 साल पहले जब मैं किसी मदरसे में जाता था तो वहाँ पर बच्चों को सिर्फ कुरान पढ़ते हुए देखता था। हम कहते थे क्या भाई इनको आप कुछ हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, कुछ हिसाब भी पढ़ाते हैं? तो जवाब आता था नहीं भाई, ये मदरसा है और यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। लेकिन एक पूरा मूवमेंट चला और आज आप चले जाइए उत्तर प्रदेश का, देश के किसी भी मदरसे में चले जाइए, आप वहाँ देखेंगे कि पहली जमात से लेकर के और 11वीं जमात तक अख्तलिफ, कहीं 8वीं क्लास तक, कहीं 5वीं क्लास तक और कहीं 12वीं क्लास तक मदरसों के अंदर मॉडर्न एजुकेशन इम्पार्ट की जाने लगी और उससे बहुत फ़र्क आया है। मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोगों ने सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया और मैं अगर उसको ज़रूरी समझता हूँ तो साथ में मैं भी ये समझता हूँ कि हर आदमी को मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। मैंने खुद एक स्कूल एस्टेब्लिश किया जिसको शुरुआत एक मदरसे से हुई। ठीक है। और आज वो जूनियर हाई स्कूल है और लड़कियों का स्कूल है और ऐसे गाँव में है जहाँ लोग पढ़ाने को समझते थे कि इससे लड़कियों को पढ़ाने का मतलब है कुछ उनमें खराबी पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को इतना मायूस भी नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से भी मदद होती है और कम्युनिटी भी कोशिश करती है, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं इस बात को मानता हूँ कि डेवलपमेंट जो मुस्लिम्स का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अगर वो नहीं हुआ है तो उसके बावजूद मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाना कि उनका तुष्टीकरण किया जाता है, मेरे ख्याल ये सबसे बड़ा झूठ है। चलिए, डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपने ये तो मान लिया, और उसके नाम पर मेजॉरिटी कम्युनिटी को डेवलपमेंट नहीं हुआ ये तो आपने मान लिया, पर डेवलपमेंट नहीं हुआ इसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता, ये भी एक बड़ा सवाल है। शाहनवाज हुसैन, आखिरी सवाल। औरों के बराबर की बात। हाँ शाहनवाज हुसैन, आखिरी मेरा आपसे कमेंट बस मैं चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि बातें अगर प्रैक्टिकली की जाए तो वो ज्यादा अच्छा मैसेज छोड़ती है बजाय मीटिंग में भाषण देने के बाद? कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की बजाय व्यवहार से कुछ चीजें आए तो वो ज्यादा अच्छा मैसेज देती हैं और लोगों के मन में दूर तक जाती है। आई एग्री विद यू। देखिए, हम व्यवहार से ही मैसेज, देखिए मैं व्यवहार से ही जी व्यवहार से मेरे से शाहनवाज हुसैन से कर रहे हैं। जी शाहनवाज हुसैन से ही कर रहा हूँ। नहीं मैं अच्छा, नहीं रोहित जी से अफजल साहब का पूछ। अच्छा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा। मैं पहले अक़लियत के मोहल्ले में जाता था, एक सड़क नहीं मिलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा जो 1000 और 500 की आबादी के गांव हैं सब जगह पक्की सड़क बनेगी। हर गांव में सड़क बन गई। तो उन्होंने कहा मुस्लिम सड़क योजना तो नहीं बनाई, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। इसी तरह मोदी जी ने कौशल विकास अभी शुरू किया, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। उसमें कोई माइनॉरिटी स्टार्टअप, माइनॉरिटी कौशल विकास नहीं किया, सबके लिए किया और नारा दिया सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब हम उसी लाइन पे चल रहे हैं। आप दिक्कत यह है कि कांग्रेस काम कम करती है, सीधे हर चीज़ में मुस्लिम हिंदू कर देती है। हम मुस्लिम हिंदू नहीं करते, हम भारतीय सोच से चलते हैं। हमारे चश्मे में, नरेंद्र मोदी के चश्मे से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, सब उनको भारतीय दिखते हैं और उनकी खिदमत करना वो अपना फर्ज, अपना धर्म समझते हैं। शाहनवाज साहब, आपकी पार्टी के लोग कोई नहीं, हिंदुस्तानी। चलिए, समय खत्म हो गया है। मैं नहीं चाहता हम वापस उसी हिंदू मुस्लिम हम लोग हिंदुस्तान, आपको सुनाई देता होगा, हम लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं, आप सुनते हिंदू हैं। चलिए, क्योंकि आगे हिंदुस्तानी में भी हिंद लिखा है तो शायद आपको सुनाई ये देता। चलिए छोड़िए, अब उस पर नई बहस हो जाएगी, वरना एक बार पहले लंबी बहस चल चुकी है इस बात पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज स्टूडियो आने के लिए, समय निकालने के लिए, हमारे दर्शकों से मुखातिब होने के लिए।